नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जूठन अ दलित्स लाइफ, जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म बरला नामक गांव में मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका जन्म 30 जून 1950 में हुआ था। उन्होंने बहुत सारी जो है पोएट्री कलेक्शंस लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखी हैं और उन्हें जाना जाता है उनके एकमात्र वर्क के लिए, जो कि था उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जूठन ए दलित्स लाइफ, जिसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। दोस्तों, अगर बात हम इस प्रेजेंट वर्क की करें, जूठन की करें, तो जूठन का मतलब होता है कि जो हम खाने के बाद कुछ छोड़ देते हैं, द स्क्रैप लेफ्ट ऑन द प्लेट आफ्टर वी ईट द फूड। ठीक है, तो जो खाना हमारा खाने के बाद कुछ बच जाता है उसे हम जूठन बोलते हैं। ये वर्ड जो है वो जूठा से निकल आया है। तो जूठा का मतलब वो होता है जो कि टचेबल ना हो, है ना, जो खराब हो गया हो। ठीक है, जूठा जैसे बोलते हैं ना, जूठा कर दिया तो खराब कर दिया, तो जूठन वर्ड उसी में से निकल आया है। और इसका जो सिंबलिकल वर्ड है वो कहीं ना कहीं अनटचेबल्स के साथ जुड़ा हुआ है। जो चूड़ा कम्युनिटी थी या चमार कम्युनिटी थी या फिर भंगी कम्युनिटी थी उस टाइम पे, जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था, जो कि 4 वर्णों के अंदर भी जिन्हें ऐड नहीं किया जाता था, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है जूठन वर्ड राइटर ने इस्तेमाल किया है। इसकी जो उन्होंने सुझाव दिया था वो राजेंद्र यादव जी ने उन्हें सुझाव दिया था ये नाम चूज करने का अपनी ऑटोबायोग्राफी के लिए। और ये उनकी पर्सनल लाइफ तो डिस्कस करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरी जूठन कम्युनिटी की, पूरी अनटचेबल्स कम्युनिटी को जो है वो बताता है। उनकी लाइफ किस तरीके से उस टाइम पे, उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। नोवेल की शुरुआत में दोस्तों हमें राइटर बताते हैं उस कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे हमारे जो राइटर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, वो रहते थे टागा या फिर त्यागीज के आसपास पे। उनके पास जो घर थे, एक पौंड था, उनके घर के पास तालाब था, उसके इस पार टागा या फिर त्यागीज के घर होते थे और दूसरी ओर जो थे वो जूठन कम्युनिटी के, मतलब अनटचेबल्स कम्युनिटी के, चूड़ा कम्युनिटी के जो है वो घर होते थे। और जो वो जो मलमूत्र था वो करने सब नदी के पास ही आते थे, उनकी औरतें भी और इनकी औरतें भी। तो जो सभी लोग थे सेम कम्युनिटी के लोग, वो उस नदी के पास ही, उस तालाब के पास ही, पौंड के पास ही वो सारे जो है वो अपना लेटरिन वगैरह करने आते थे। और उसी गंदगी के बीच ये रहते थे, पिग्स के बीच, मतलब जहां पे उनके जानवरों के घर होते थे, उनके पशुओं के घर होते थे, पशुओं की काउ शेड्स होती थी, उसके पास ही इनके घर रहते थे। तो ये बहुत ही गंदगी में रहते थे, बहुत ही, आप समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के माहौल में जो है वो राइटर रहते थे। उनका परिवार एक बहुत बड़ा परिवार था और घर का खाना चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। उनके घर में उनके 5 भाई थे वो, और एक बहन थी, माता पिता तो थे ही, उसके 2 चाचा थे, एक आंटी थी और एक ताऊजी भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी फैमिली है। और दूसरी ओर ये था कि सोर्स ऑफ लाइवलीहुड कोई था ही नहीं। वो काम तो करते थे, वो सभी जो लोग थे वो काम करते थे अपर सोसाइटी के लोगों के घर। तो वो जो था उनको काम करने का कभी भी ज्यादातर पैसा नहीं दिया जाता था, उन्हें वो खाना दिया जाता था जो कि उनका बच जाता था खाने के बाद। ठीक है, तो इतने ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद उन्हें वो खाना दिया जाता जो कि लेफ्ट ओवर खाना होता था, जो कि वैसे भी पशुओं को डालना था, तो वो इनको खाना दे दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि दलित कम्युनिटी की उस टाइम पे क्या हालत थी। ऐसे कंडीशन में जो थे वो हमारे राइटर पले बढ़े थे। तो बहुत ही पैथेटिक सी कहानी है। एक इंसिडेंट हमें ये भी बताते हैं कि उनकी माँ जो थी, एक अपर क्लास के घर जो है सुखदेव सिंह के घर, वो काफी लंबे समय से काम कर रही थी। उनके घर में कोई शादी थी, तो वो घर में काफी लंबे समय से वो है जो है काम कर रही थी कि ताकि उसे कुछ उस काम के लिए उसे कुछ मिल सके। ठीक है, लेकिन जब वो 10-12 दिन तक काम करती है, जब शादी होती है तो शादी वाले दिन वो वेट कर रही थी कि उसको कहीं ना कहीं कुछ खाने को मिल जाए या कुछ पैसे मिल जाए। लेकिन सुखदेव सिंह जो है बचा हुआ खाना लाके उसकी माँ को दे देता है, राइटर की माँ को। और राइटर की माँ उसे बोलती है कि आज उसके बच्चों के लिए कुछ जो है वो सुच्चा खाना दे दो, मतलब जो खाना जूठा नहीं है, जो फ्रेश खाना है वो मेरे बच्चों के लिए दे दो। तो वो बोलते हैं तुम अपनी जो है उससे अपने औकात में रहो, ठीक है, तुम्हारे लिए ये लेफ्ट ओवर फूड है और इसी को लेकर तुम घर के निकल जाओ। ठीक है, और वो गुस्से में आके वो सारा लेफ्ट ओवर फूड जो है वो वहीं पे फेंक देती हैं और खाली हाथ चली जाती हैं, उसे बोलते हुए कि ये खाना वो अपने जो है अपने उसको खिलवा दे, अपने मेहमानों को खिला दे। लेकिन बाद में नोवेल में ये राइटर को इंसिडेंट उस टाइम पे याद आता है जब वो उसी का, सुखदेव सिंह का बेटा राइटर के घर खाना खाने आया होता है और वो उसी की वाइफ की जो है तारीफ करता है कि भाभी जी खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं। ठीक है, तो इस कहानी की जो स्टोरी है वो एज ए लीनियर नहीं चलती है, राइटर बीच बीच में अपने बारे में याद करता रहता है कि उसके साथ क्या क्या होता रहा था। ठीक है, तो ये बहुत ही लीनियर अनलीनियर टाइप ऑफ स्टोरी है। ठीक है,
तो अब हम अगर प्रेजेंट स्टोरी पे आए दोस्तों, तो हमें पता चल गया है कि जो हमारा राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो कैसे हालातों के साथ गुजरता था, कैसे हालातों के साथ रहता था। ठीक है, अब जो वाल्मीकि जी थे, इनको पढ़ने की बड़ा शौक था जी, पढ़ने का इतना शौक था इनको कि ये पढ़ना चाहते थे। वहां पे सेवक राम नामक एक क्रिश्चियन टीचर थे जो ओपन स्कूल में पढ़ाते थे, और वहां पे ये भी पढ़ने चले जाते थे, और ये बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, बड़ा अच्छा पढ़ते थे, इन्होंने लेटर्स वगैरह लिखना सीख लिया था। लेकिन तभी एक दिन जो है इनके फादर के साथ उस मास्टर की लड़ाई हो जाती है, और वो इसको उस स्कूल से, उस ओपन स्कूल से निकाल देते हैं, और एक गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जाके इसका एडमिशन करवाने चले जाते हैं। वो प्रिंसिपल से बोलते हैं कि जी मेरे बच्चे को आप एडमिशन करवा लीजिए, और वो उसको तारीख पे तारीख देते रहते हैं, तारीख पे तारीख देते रहते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत सारे चक्कर कटवाते हैं उसको, और फाइनली एक दिन उसका एडमिशन हो जाता है। लेकिन वो जो टीचर थे वहां पे, वो ज्यादातर अपर क्लास के ही थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई जो है नीची क्लास वाला बंदा जो अनटचेबल है वो पढ़ाई करे। क्लास में ऑलरेडी दो बच्चे और पढ़ रहे थे, वो थे राम सिंह और सुपन सिंह। ये दोनों बच्चे, राम सिंह जो थे वो बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चे थे, क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे वो। लेकिन फिर भी इंटेलिजेंट होने के बाद में भी उन्हें बहुत ज्यादा, अगर छोटी सी भी गलती करते थे ना वो, तो बहुत पिटाई की जाती थी उनको, छोटी सी गलती के लिए भी। और दूसरी ओर जो हमारे राइटर थे ओम प्रकाश जी, उन्हें तो क्लास में बैठाया ही नहीं जाता था, उन्हें क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, और उन्हें बैठने के लिए मैट भी नहीं दिया जाता था, और वो बाहर से ऐसे देखते थे कि उससे कुछ दिख जाए। लेकिन फिर भी वो पढ़ने के लिए इतने कीन थे कि वो पढ़ते रहते थे। ठीक है, उन्हें बिना मतलब के पिटाई कर दी जाती थी उनकी, उनसे कभी काम करवाने के लिए इधर भेज दिया, कभी काम करवाने के लिए उधर भेज दिया, तो ऐसे काम करवाते रहते थे उनसे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और फिर भी ऐसी कंडीशंस में भी वो पढ़ते रहे। और तो और उन्हें स्कूल में पानी पीना तक अलाउड नहीं था, वो हैंडपंप से खुद पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि वो अनटचेबल्स थे। और जब भी कोई दूसरे बच्चे पानी पी रहे होते थे और वो थोड़ा सा पंप में पानी बच जाता था, वही पानी वो पीते थे। सबसे ज्यादा मुश्किल तो उन्हें पेपरों के टाइम पे आती थी, एग्जाम के टाइम पे उन्हें पानी पीना अलाउड तो था ही नहीं, तो वो जो पीएन है वो बड़े ऊपर से उन्हें पानी डालता था और वो पीते थे, ताकि वो आसपास भी ना रह सके उसके। ठीक है, तो इस तरीके के हालात थे वहां पे। और एक दिन क्या होता है, उसके सुकन सिंह जो उसका दोस्त है, उसको वहां के मास्टर जो है भिखूराम उसे अपने गांव भेजते हैं कि जाओ मेरे गांव से चावल की बोरी लेके आओ। जो हमारे सुकन सिंह जो स्टूडेंट है, वो लेखक को बोलते हैं कि चलो यार तुम भी मेरे साथ चलो, और लेखक खुश हो जाता है कि चलो इसी बहाने साइकिल चलाने का मौका मिल जाएगा। जब वो दोनों वहां पे जाते हैं उनके गांव में, टीचर के गांव में, तो बड़ा उनका आदर सम्मान किया जाता है, उनको उन्हीं के चारपाई पे बिठाया जाता है, अच्छा खाना खिलाया जाता है उन्हीं के बर्तनों में। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि ये तो अनटचेबल्स हैं, ये तो चूड़ा कम्युनिटी के बच्चे हैं, तो फिर उनकी इतनी ज्यादा पिटाई करते हैं कि मतलब वो तो मारने थे कि इनको जान से मार देना है, कि इन्होंने झूठ कैसे बोला, या अपनी कास्ट का छुपाया क्यों। ठीक है, तभी जो भिखूराम थे, टीचर थे, उनके बड़े भाई जो है वो बीच में इंटरवीन करते हैं और उसे बचा के बोलते हैं कि चलो तुम अभी ये चावल की बोरी लेके निकल जाओ। ठीक है, रास्ते में उन्हें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि उनकी जो साइकिल है वो खराब हो जाती है। फिर जो स्टूडेंट था सुपन सिंह था, वो तो बस पकड़ के निकल जाता है घर को, लेकिन वो रात बस स्टैंड में ही काटनी पड़ती है हमारे राइटर को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। इसके अलावा हमें पता चलता है कि जो स्कूल के नॉर्मल हेडमास्टर थे, उनकी कुछ समय के बाद ट्रांसफर हो जाती है, और वहां पे नए जो हेडमास्टर है वो आ जाते हैं, जिनका नाम होता है कालीराम। अब कालीराम को बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये बच्चे, अनटचेबल्स के बच्चे जो है वो आगे बढ़े, ये पढ़े और आगे बढ़े, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एक दिन इसको बुलाते हैं अंदर अपने ऑफिस में और पूछते हैं तुम्हारी कास्ट क्या है, तो ये क्या तुम चूड़े के बच्चे हो? तो वो बोलते हैं हाँ मैं तो उसी का बच्चा हूँ, अनटचेबल्स हूँ, दलित हूँ मैं। ठीक है, और वो उसे बोलते हैं कि जाओ इस पेड़ पे चढ़ जाओ और इसकी टांगियां तोड़ के लाओ। वो जब तो टांगियां तोड़ के लाते हैं, तब वो क्या करते हैं, वो उसे बोलते हैं कि अब तुम सारे स्कूल कंपाउंड में झाड़ू देना शुरू कर दो। अब वो स्कूल कंपाउंड में झाड़ू देते हैं। अगले दिन फिर उन्हें यही बोला जाता है कि चलो तुम अब स्कूल प्लेग्राउंड में झाड़ू देना शुरू कर दो। अब तीसरे दिन जब वो बच्चा जाता है, वो डरा हुआ होता है क्योंकि 2 दिन से वो झाड़ू ही दे रहा है। अब वो क्लास में जाके छिप के बैठ जाता है। फिर हेडमास्टर अंदर आता है, उसको बाहर निकाल के आता है और बोलता है कि तुम झाड़ू देना शुरू कर दो। ठीक है, उसी बीच जो स्कूल से पास से गुजर रहते हैं उनके फादर छोटन लाल, राइटर के फादर जिनका नाम छोटन लाल था, वो स्कूल के पास से गुजर रहे होते हैं। वो उन्हें देख के बड़ा गुस्सा आता है। अब बच्चा तो पहले ही बेचारा बड़ा आराम से रो रहा था, अपने बाप को देख के बहुत जोर जोर से रोने लग पड़ता है। उसके बाप को बड़ा गुस्सा आता है। वो जाके टीचर्स के साथ और हेडमास्टर के साथ जाके लड़ना शुरू कर देता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये बच्चा पढ़ने आया है यहाँ पे। ठीक है, और टीचर्स के साथ भी वो लड़ता है, लेकिन फिर भी उनको रिस्पेक्ट से बात करता है वो, क्योंकि उनका मानना था कि टीचर्स जो है वो गुरु होते हैं, तो इनकी इज्जत बड़ी ज्यादा थी उनकी नजरों में। ठीक है, तो वो बोलते हैं मेरा बच्चा पढ़ेगा तो यहीं पे ही पढ़ेगा। ठीक है, वो अपने बच्चे को लेके निकल जाते हैं।
तब वो गांव के हर बड़े घर के, हर अपर क्लास घर के लोग के जाके ये बोलते हैं कि मेरे बच्चे को पढ़ने की मदद करो क्योंकि टीचर्स गलत कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि अपर क्लास वाले जो लोग हैं ऑब्वियसली में उसकी मदद करेंगे क्योंकि वो उनके घर में काम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन वो भी उन्हें यही बोल रहे थे कि एक अनटचेबल को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर जो उसने थोड़ा सा काम कर भी दिया तो क्या हुआ, ये तो उनका फैमिली पेशा है, ठीक है, सारे झाड़ू ही देते हैं, सारे ऐसा ही तो काम करते हैं, झाड़ू देना, मलमूत्र साफ करना, लेटरिन साफ करना, खेतों में काम करना, ये तो आपका फैमिली काम है, फैमिली वर्क है। तो ये उसने कर भी दिया 1-2 दिन के लिए तो क्या बुरा हो गया इसमें, लेकिन वो नहीं चाहते थे ऐसा कि मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। फिर वो गांव के सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को जब पता चलता है कि ये उसी की क्लास में पढ़ता है जिसकी क्लास में उनका बेटा पोता पढ़ता है, तो वो बोलते हैं कि तुम ऐसे करो, स्कूल में चले जाओ, तुम्हें कोई भी वहां पे बुरा भला नहीं बोलेगा, ठीक है। अब ऐसे एज इट इज चीजें चली रहती हैं, ठीक है। अब उसे बाहर बैठा जाता है, लेकिन फिर भी वो अच्छा पढ़ता है, राम सिंह सबसे बढ़िया कैंडिडेट है। लेकिन एक दिन क्या होता है, सुक्कन की बड़ी पिटाई कर दी जाती है, स्कूल में इतना पीटा जाता है कि उसको कि वो बोलता है कि अब तो वो स्कूल जाएगा ही नहीं। तो इससे ऑब्वियसली साथ वाले बच्चे को, जो खुद भी अनटचेबल है, उसको भी कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, उसको भी डर लगता है। लेकिन कैसे कैसे करके वो कहीं ना कहीं +2 तक तो पहुंच ही जाता है। लेकिन +2 में क्या होता है, वहां के एक फिजिक्स के टीचर होते हैं, केमिस्ट्री के टीचर होते हैं, वो उसको लगातार अपनी क्लासेस में कभी एक एलिमेंट्स के लिए, मतलब इधर उधर काम के लिए भेजते रहते हैं और वो प्रैक्टिकल्स अटेंड नहीं कर पाता है। अब वो क्या होता है, +2 में वो पास तो हो जाता है, उसमें तो वो पास हो जाएगा नॉर्मली थ्योरी में, लेकिन प्रैक्टिकल में वो फेल हो जाता है क्योंकि उसे प्रैक्टिकल तो अटेंड करने ही नहीं दिए, ठीक है। तो इसीलिए अब वो वहां पे उसे लगता है कि अब उसकी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब वो पढ़ाई खत्म नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पढ़ाई बहुत पसंद थी, इसीलिए वो जो है वहां से उसको, उसका जो बड़ा भाई है वो उसे बोलता है कि तुम जो है वहां पे देहरादून में आ जाओ। जब राइटर देहरादून में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका जो बड़ा भाई है वो अपने मामा के साथ वहां पे रह रहा है। तो वो ऑलरेडी 2 लोग एक कमरे में रह रहे थे, अब जो तीसरा ये आ गया तो बड़ी दिक्कत हो रही थी उन्हें वहां पे रहने में। अब जो डीएवी कॉलेज है वो किसी फेल्ड स्टूडेंट को लेना नहीं चाहता था, लेकिन फिर किसी टीचर की सिफारिश डलवा के उन्होंने ऑब्वियसली उसका एडमिशन तो वहां पे करवा दिया। लेकिन कुछ समय के बाद हालात बहुत खराब होने लग पड़े थे क्योंकि जो उसकी बहन की शादी में बड़ा खर्चा आ गया था और उसका जो बड़ा भाई था वो जो भी कमाता था वो तो उसकी बहन की शादी का जो खर्च था वही निकल जाता था। अब राइटर के लिए चीजें बड़ी मुश्किल हो रही थी। अब उसने दलित जो प्रोटेस्टेशन वहां पे चल रही थी उनमें भी भाग लेना शुरू कर दिया था और वो नेताओं के साथ घूमता फिरता था। अब ये बात उसके मामा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपने जीजा जी को बता देते हैं, उसके फादर को बता देते हैं कि आपका बेटा ऐसे कर रहा है। और जब वो वहां पे आते हैं अपने बेटे से मिलने तब दोनों की जीजा साला की लड़ाई हो जाती है। इसका वाल्मीकि को डर था। और फिर क्या होता है, आए के दिन वाल्मीकि को पता चलता है कि जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, बम लगाने वाली फैक्ट्री, वो कहीं ना उसमें हायरिंग चली हुई है। ये उसके लिए टेस्ट देता है, क्लियर कर लेता है और इसकी वहां पे सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। वहां से इसको जबलपुर जाना होता है ट्रेनिंग के लिए। और फिर एक बार ये अपने घर आता है, घर सबसे मिलता जुलता है। आप सभी के लिए जबलपुर जाना जैसे फॉरेन जाने जैसा था और वो ये करता है, वो वहां पे सबसे मिलजुल के जो है वो जबलपुर के लिए निकल जाता है। यहाँ पे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता है, काफी नए नए लोगों के साथ मिलता है। वहां पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मार्क्सिस्ट लर्निंग को फॉलो कर रहे थे, तो वो इसीलिए उसे एंटन चेखोव जैसे, मैक्सिम गोर्की जैसे राइटर को पढ़ने का मौका मिला। उसने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी द चेस प्लेयर के लिए, और मद्रास लिटरेचर से भी वो कहीं ना कहीं रूबरू हुआ। तो उसे दलित लिटरेचर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ था। तो ऐसी सारी चीजें उसे जबलपुर में जाके पता चली, ठीक है। तभी उसे पता चलता है कि बॉम्बे में हायरिंग चल रही है ड्राफ्ट्समैन की। ये उसके लिए टेस्ट देता है, ये क्लियर हो जाता है और इसे फिर उससे लिए बुलाया जाता है, बॉम्बे में बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जाने के लिए पैसे ही नहीं थे, लेकिन वहां पे एक टीचर थे मिस्टर थॉमस, जो एकमात्र ऐसे टीचर थे उनकी लाइफ में जो अच्छे टीचर मिले थे उन्हें। और वो मिस्टर थॉमस उसको 100 रुपए देते हैं और बोलते हैं कि तुम जाके वहां पे अटेंड करो, ठीक है। उसके एक और सीनियर होते हैं, वो भी उसको 100 रुपए देते हैं, तब उनको जो है वहां पे जाने का किराया मिल जाता है। और वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहां पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं ड्राफ्ट्समैन के लिए। और इसी तरीके से उनके 2 लोगों ने हेल्प करी थी और इसकी वजह से वो जो अभी हम जो है वो जबलपुर से निकलकर बॉम्बे पहुंच जाते हैं। 8 जुलाई 1970 को हमारे जो राइटर हैं वो बॉम्बे पहुंच जाते हैं। अब बॉम्बे जाके वहां पे उनको एक ऐसा दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है सुदामा पाटिल। वो भी लिटरेरी स्कॉलर था, उसे भी पढ़ना लिखना बड़ा पसंद था। वो रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें पढ़ते हैं, रशियन लिटरेचर पढ़ते हैं, फ्रेंच लिटरेचर पढ़ते हैं, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ते हैं। तो लिटरेचर के रूबरू हो जाते हैं वो, उनका प्लेस की ओर रुझाव बढ़ जाता है। अब वो दोनों चोरी छिपे रात को प्लेस देखने जाते थे। गार्ड जनरली सो गया होता था, तो वो क्या था, उन्होंने एक डुप्लीकेट चाबी बना ली थी और जिसको वो रात को खोलते थे और वो अंदर निकल जाते थे, ठीक है। लेकिन एक दिन गार्ड उसको पकड़ लेता है, वो उस चीज का वार्डन से कर देता है, लेकिन वो मानते नहीं है। वो बोलते हैं कि गार्ड ने गेट खुला छोड़ दिया था।
लेकिन अगले दिन क्या होता है, अगले दिन वार्डन ही उन्हें पकड़ लेता है और फिर वो बहाना लगाते हैं कि वो चाय पीने जा रहे थे, क्योंकि इसके जो है कुलकर्णी सॉरी उसके दर्द हो रही थी, जो हमारा जो राइटर है उसके सर में दर्द हो रही थी। वो उसको अपने घर में ले जाता है कि चलो तुम मेरे घर में चलो चाय पीने। लेकिन वो घर में जाके राइटर जो है उसकी वाइफ को कहीं ना कहीं बोलते हैं प्रोफेसर की कि हमें जाने दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी टिकट्स खरीद ली है प्ले की। और वो उन्हें बोलते थे कि चलो कोई नहीं, तुम निकल जाओ, ठीक है। वाइफ के आगे किसकी चलती है, किस प्रोफेसर की चलती है। तो वो भी वहां से उनको भेज देती है और वो वहां से निकल के, इस तरह से हमें पता चलता है कि वो बहुत सारे प्ले देखने के शौकीन हो गए थे वहां पे। ड्रामा की ओर बड़ा ज्यादा रुझाव बन गया था उनका, ठीक है। और इसी बीच हमें पता चलता है कि जो वहां पे एक गोविंद मौर्य करके राइटर भी रहने आ गए थे उन्हीं की फैक्ट्री के हॉस्टल में। और उसके बाद उन्होंने दलित लिटरेचर के ऊपर, हिंदी लिटरेचर के ऊपर सारी कहानियां जो है ढूंढना शुरू कर दी। और इस तरीके से उनका लिटरेचर की ओर और रुझान जो बढ़ता गया। अब सुदामा पाटिल से होते हुए सुदामा पाटिल का एक दोस्त था रमेश ने उनको एक दिन मिलाया एक राइटर के साथ जो वहां की कल्चरल एक्टिविटीज को देखते थे, मिस्टर कुलकर्णी जी। तो कुलकर्णी से मिलके वो बड़े खुश हुए। कुलकर्णी जी उन्हें अपने घर पे ले गए, उन्हें खिलाया पिलाया, चाय वाय बनाई, तो ठीक है। इस तरीके से वो कुलकर्णी के साथ दोस्त बन गए, ठीक है। और एक दिन वो मंदिर में गए होते हैं और वहां पे राइटर और रमेश और उसके साथ जो था सुदामा पाटिल, वो मंदिर गए होते हैं। वहां पे मिसिस कुलकर्णी भी आ जाती है और साथ में उनकी बेटी सविता थी। सविता उनको देख के बड़ी आकर्षित होती है राइटर को देख के, ठीक है। और मिसिस कुलकर्णी उनको बोलती है कि आप हमारे घर पे आइएगा सुबह मॉर्निंग के टाइम पे 4:30 बजे, ठीक है। और जो राइटर थे हमारे वो मंदिर के अंदर नहीं गए होते हैं। तो सविता उनसे यही पूछती है कि आप मंदिर के अंदर क्यों नहीं गए थे। तो वो बोलते हैं कि वो आइडल वर्शिप में नहीं मानते हैं, ठीक है। अब यही जो बुलाने वाली बात है, इनवाइट करने की वाली बात, ये राइटर बताते हैं अपने दोस्त सुदामा पाटिल को। सुदामा पाटिल हंसते हैं और उसे बोलते हैं कि उन्होंने उनको मॉर्निंग बात के लिए बुलाया है। यहाँ पे जब भी किसी को घर पे बुलाते हैं तो वो मॉर्निंग बात देते हैं सभी को। पहले तो राइटर बड़ा अनईजी फील करते हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं। वो अगले दिन 4:30 बजे चले जाते हैं और वहां पे जाके सबसे पहले मिसेस कुलकर्णी अपने हस्बैंड को बात करती हैं, मॉर्निंग बात देती हैं, फिर अपने बेटे अजय को देती हैं। और देन वो राइटर को बोलते हैं कि आप आ जाओ। फिर वो बड़ा अनईजी फील करते हैं, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, यू आर लाइक ए सन टू मी, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो वो भी उन्हें बात दे देती है, ठीक है। और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उनकी जो बेटी है सविता, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट है उसकी ओर, हमारे राइटर की ओर, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ओर। वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट है, क्योंकि वहां पे जो है उत्तर प्रदेश में तो वाल्मीकि जो चूड़ा कम्युनिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन जो बॉम्बे है वहां पे जो वाल्मीकि शब्द है ये अपर क्लास वर्ड है, अपर क्लास का गोत्र है, ठीक है। तो उन्हें लगता था कि ये भी एक ब्राह्मण ही है। तो उनको इसी वजह से वो उसको कहीं ना कहीं फ्यूचर हस्बैंड देख रहे थे उनकी बेटी का, इसीलिए उसकी ज्यादा खातिरदारी की जा रही थी, ठीक है। तो हलाल करने से पहले मुर्गे को खिलाया पिलाया जा रहा था, ऐसा कुछ था वहां पे, ठीक है। अब वो जो है सविता के साथ क्लोजनेस बढ़ती जाती है और राइटर को इसका एहसास होने लगता है। वो दोनों मिलते हैं और एक दिन क्या होता है, वहां पे चाय पीने के लिए वो गए होते हैं और उनको जो है सेम कप में चाय मिलती है, लेकिन वहां पे एक प्रोफेसर कांबले होते हैं, उनको अलग कप में चाय दी जाती है। अब वो अपने दोस्त सुदामा पाटिल से पूछते हैं कि इसको अलग कप में चाय क्यों दी है। तो वो बोलते हैं कि ये जो है वो ऐसी है, ठीक है। सॉरी, अपने दोस्त सुदामा पाटिल से नहीं, वो पूछते हैं सविता से। जब वो नेक्स्ट टाइम सविता से मिलते हैं तो बोलते हैं कांबले को, प्रोफेसर कांबले को आपने जो है वो अलग कप में चाय क्यों नहीं दी थी। तो वो बोलते हैं वो मेहरार हैं, ठीक है, ऐसी कम्युनिटी के हैं, इसीलिए उन्हें अलग कप में चाय दी जाती है, ठीक है। और उन्हें ये देख के बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो यूपी के छोटे मोटे गांव की बात है, बॉम्बे जैसे बड़े शहर में इस चीज को कौन फॉलो करता होगा। लेकिन बॉम्बे वाले शहर में भी छुआछूत, अनटचेबिलिटी प्रेवलेंट थी, कास्ट सिस्टम वहां पे भी प्रेवलेंट था। तो उन्हें ये देख के बहुत बुरा लगता है और वो जो है बड़ी ज्यादा मेहनत करके, बड़ी ज्यादा हिम्मत जुटा के सविता को सच सच बताते थे। बोलते हैं कि तुम क्या मुझे पसंद करती है। बोलती हाँ पसंद करती हूँ। तो बोलते हैं तुम मुझे तब भी पसंद करोगी अगर मैं दलित कम्युनिटी का हुआ। तो उसे हंसी आ जाती है। तो वो उसे सिंपल भाषा में समझाते हैं कि मैं तो दलित कम्युनिटी का ही हूँ, ठीक है, आया मैं चूड़ा, ठीक है। तो वो उसे बोलती है कि ये बात उसके पेरेंट्स को वो ना बताए और हमारे बीच में जो भी था उसे वो अब यहीं पे खत्म कर दे, ठीक है। तो इस चीज से कहीं ना कहीं उनको, राइटर को बड़ा दुख पहुंचता है, उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो प्रेवलेंट था सोसाइटी में, बुराई आदतें, इविल कस्टम था, वो था, उसके बारे में क्या कर सकते हैं हम नॉर्मल लोग वहां पे उस कस्टम के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ समय बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो ट्रांसफर है वो हो जाता है चंद्रपुर में। अब वो चंद्रपुर में जब आते हैं तो वहां पे लिटरेरी जो सीन था वो बिल्कुल ही, उसकी वाइब्रेंस ही अलग थी, बहुत ज्यादा एक्टिव था वहां पे। तो वो भी उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। मीनवाइल साथ साथ उनके जो पेरेंट्स थे वो उसके लिए शादी का दबाव डाल रहे थे। उसके भाई ने तो उनके बिना पूछे एक लड़की भी पसंद कर रखी थी, लेकिन वो
पहले लड़की से मिलना चाहते थे और वो अभी उन चीजों को वो टाल ही रहे थे। लेकिन हालांकि वो बाद में स्वर्णलता के भाभी जो थी उनकी बहन चंदा से वो शादी कर लेते हैं। ठीक है, 1973 में वो शादी करते हैं उनसे, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ठीक है, उन्होंने मीनवाइल उसी के साथ 1974 में एक जो है एक मेघदूत संस्था नामक जो है उन्होंने लेटर थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया था, जो बाद में काफी ज्यादा हिट होता है। इसी बीच वो बुद्धिज्म फिलोसफी को भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो ह्यूमन फ्रीडम के बारे में था, जो बोलते हैं कि इट इज थ्रू विजडम एंड हार्ड वर्क दैट वन गेट्स फिलोसफी ऑफ लाइफ। सो इस तरह की चीजें वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म फिलोसफर के द्वारा वो पढ़ रहे थे, इस चीजों से भी वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट थे। ठीक है, कुछ ज्यादा वो उन्होंने पोइम्स भी लिखी थी उसी बीच, तो वो एज ही वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज ए पोइट आल्सो। ठीक है, एज ए प्रोलिफिक हिंदी राइटर, दलित पोइट। तो इस तरीके से काफी ज्यादा उन्हें रिकॉग्निशन भी मिल रही थी। हालांकि फैक्ट्री वर्क वहां पे समझने में उन्हें थोड़ा टाइम जरूर लगा था। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी शादी की। देखिए, उनके पेरेंट्स जो है वो एक दिन उसके फादर बोलते हैं कि आपकी मदर की जो है हालत बहुत खराब है, तो आप जल्दी जल्दी से घर आ जाइए। ठीक है, वो जल्दी से घर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है वहां पे जाके कि ये तो एक ट्रैप था उन्हें उनकी शादी करने के लिए। ठीक है, उनके भाई जसवीर ने उनके लिए कोई शादी के लिए लड़की पसंद कर रखी थी और उन्हें बिना बताए ही। ठीक है, और ये लड़की एक्चुअल में उनके मामा ने पसंद कर रखी थी और आगे जसवीर को कर दिया था, क्योंकि वो जसवीर भाई की बात बहुत ज्यादा मानते थे। ठीक है, लेकिन वो लड़की से मिलना चाहते थे। उन्हें उनकी पहली शर्त थी कि वो तो लड़की से मिलकर ही बात करेंगे। ठीक है, अब वो जो है अगले ही दिन वो लड़की से मिलने देहरादून चले जाते हैं। जब वो देहरादून जाते हैं तो वहां पे उन्हें पता चलता है कि लड़की जो है मुजफ्फरनगर के लिए अपने मामा के यहाँ चली गई है, अपने मामा मामी के यहाँ चली गई है वो। ठीक है, अब वो वहां से मुजफ्फरनगर के लिए जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो मुजफ्फरनगर जाके उन्हें पता चलता है कि वो लड़की वापस से देहरादून अपने घर चली गई है। तब राइटर समझ आते हैं कि ये उन्हें बस इधर उधर भटकाया जा रहा है, और वो बोलते हैं कि इसमें ज्यादा टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की को देखने के लिए, लड़की से शादी करने के लिए वो मना कर देते हैं, और वो अपनी इंटेंशन भी क्लियर कर देते हैं कि वो स्वर्णलता भाभी की छोटी बहन चंदा से ही शादी करेंगे। ठीक है, इसी बीच जो है वो राइटर वहां से छोड़ के अपने काम के लिए चंद्रपुर निकल जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद वो वापस देहरादून में आते हैं। उनके भाई जसवीर उनसे बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी वो जसवीर भाई से बोलते हैं कि चलो हमें लड़की से मिलने चलना है, मतलब स्वर्णलता भाभी की बहन से मिलने जाना है। ठीक है, अब वो जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी माँ मिलती है, लेकिन वो एडमेंट थे कि मुझे तो चंदा से ही मिलना है। ठीक है, अब वो जो नेक्स्ट डे वो चंदा से मिलते हैं फाइनली, जो उस टाइम पे इंटरमीडिएट कर रही थी, और वो चंदा से बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो बोलते हैं तुम अपना टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, एक दो दिन बाद वो फिर चंदा से बात करते हैं, तो चंदा बोलती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स और भाई मुझे स्वीकार लेंगे? तो बोलती है वो बोलता है इसके बारे में तुम छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसके फादर पहले तो मना करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन बाद में मान जाते हैं कि उसे पिग का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपनी शादी से पहले। वो इसको करने के लिए भी मना कर देते हैं, क्योंकि वो अगेंस्ट इस चीज के, कि वो ऐसी कोई पिग सैक्रिफाइस या पिग की वर्शिप बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो। ठीक है, फिर भी उसके फादर मना करते हैं, उसको फोर्स करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता है। लेकिन फाइनली चंदा की शादी उनके साथ हो जाती है। कुछ ही समय बाद वो चंदा को अपने साथ लेके चंद्रपुर चले जाते हैं। जब वो चंद्रपुर पहुंचते हैं तो उन्होंने अपने दोस्त अजय और उनका एक और दोस्त था सुनील, जिसको उन्होंने पहले ही भी बोल रखा था कि आपको जो है सुनील नहीं, सूरज को उन्होंने पहले ही बोल रखा होता है, अजय और सूरज को, कि आप जो है मेरे लिए वहां पे मुझे लेने आ जाइएगा, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट हो चुकी थी, इसलिए वो वहां से चले गए थे। अब उन्हें रात जो है वेटिंग रूम में ही गुजारनी पड़ती है रेलवे स्टेशन के। एंड देन नेक्स्ट डे वो जब जाते हैं वहां पे, तो वो अजय जो है वो शिफ्ट कर जाता है अपने किसी फ्रेंड के साथ, क्योंकि उसकी बीवी प्रेगनेंसी के दौरान घर पे गई होती है। अब वो अजय के फ्लैट में रहते हैं। उसके पहले जब वो पहले आते हैं, पहले दिन में वो सूरज और उनकी वाइफ सुशीला के घर रहते हैं। वो उनको अच्छा देखभाल करते हैं, लेकिन जब वो उनको एज ए गिफ्ट जो है उनकी वाइफ चंदा सुशीला को अपनी साड़ी गिफ्ट करती है, तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा कर जाती है। लेकिन सूरज बोलता है कि तुम इसकी ओर ध्यान मत दो, तुम आसानी से अपनी लाइफ अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे गुजारो। ठीक है, मीनवाइल हमें पता चलता है कि वो अजय के फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद अजय की शादी भी हो जाती है। तब उन्हें बुरा लगता है कि यार अब हम कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन अजय बोलता है कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ रह सकते हो, क्योंकि हमारे फ्लैट में भी 2 रूम है, हम शेयर कर लेंगे, एक रूम में तुम रह लेना, एक रूम में हम रह लेंगे। लेकिन वो जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अपना जो फ्लैट उन्हें दिया गया था उसको कहीं ना कहीं वो पाने में सक्षम हो जाते हैं, और वो अपना अलग फ्लैट से वहां से रहने शुरू कर देते हैं। इस तरीके से उनकी जो लाइफ है वो अच्छे तरीके से गुजर रही होती है। इसके बाद राइटर जो है वो दलित लीडर्स के साथ काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस टाइम पे एक एजिटेशन चला हुआ था, एक मूवमेंट चली हुई थी, जिसमें कि वो बोला जा रहा था कि जो मारवाड़ा यूनिवर्सिटी है
उसका नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक बिल पास होता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वो बाद में डिसॉल्व कर दिया जाता है, क्योंकि जो अपर क्लास कम्युनिटी थी उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं एजिटेशन देखने को मिलता है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमें पता चलता है कि जो दलित कम्युनिटीज थी वो लगातार इसके लिए काम कर रही थी, लेकिन बाद में उनके बीच में जो मूवमेंट है वो टूट जाती है, क्योंकि उनके आपस में दरारें आ जाती हैं, क्योंकि हर कोई उस पार्टी का लीडर बनना चाहता था, हर कोई लीडर बना फिरता था, अपने ही निर्णय ले रहा था, जिसकी वजह से वो मूवमेंट तो टूट जाती है। लेकिन ये जन्म देती है कहीं ना कहीं मराठी दलित लिटरेचर को, मराठी दलित लिटरेचर जहां से काफी ज्यादा प्रफुल्लित होता है, काफी ज्यादा गेनिंग हासिल करता है। लेकिन दूसरी ओर हमें पता चलता है कि एंटी रिजर्वेशन एक्ट जो है वो वहां पे चला पड़ता है अपर क्लास के द्वारा कि जो रिजर्वेशन है इसको खत्म करो। लेकिन इसके साथ साथ ही जो राइटर हैं हमारे और उसके साथ जो दलित लीडर थे वो सारे फिर से एकदम इकट्ठा हो गए आते हैं, और वो उनकी जो फैक्ट्री थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, उसके बाद एक धरना स्ट्राइक लगाते हैं, और वो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट जाते हैं कि एंटी रिजर्वेशन जो एक्ट है वो लागू नहीं होना चाहिए और रिजर्वेशन होनी ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके से वो जो एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट थी उसको खत्म करने में कामयाब होते हैं, और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जो जयंती है उसको मनाया जाता है उनकी फैक्ट्री में। और हालांकि जो अपर क्लास लोग हैं वो अंबेडकर को ज्यादा नहीं मानते थे, उनका मानना था कि अंबेडकर एक नॉर्मल अनटचेबल कम्युनिटी का था, और उसको ऐसे ही इतनी ज्यादा इज्जत दी जाती है, इतनी ज्यादा इज्जत वो एक्सपेक्ट नहीं करता है, इज्जत वो डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अच्छी तरीके से पार्टी मनाई जाती है वहां पे, और उनकी जन्म तिथि जो है, जयंती जो है, वो भी धूमधाम से मनाई जाती है। और राइटर भी इसमें अच्छे तरीके से हिस्सा लेते हैं, वो भी पोएट्री पढ़ते हैं, आर्ट एग्जीबिशन होती है, ड्रामा हुआ जाता है, तो एक तरह से अच्छा ज्यादा एंजॉय किया जाता है उनके द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बाहर अम्बेडकर जयंती के टाइम पे। तो हमें पता चलता है कि जो राइटर की इस टाइम पे जो है दलित कम्युनिटी के लिए भी उन्होंने काफी ज्यादा काम किया था, उनकी भी काफी ज्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट रही थी उनकी दलित कॉज में भी, ठीक है। उसके बाद राइटर को पता चलता है कि उनकी माँ बहुत बीमार है, तुरंत वो अपनी वाइफ चंदा को लेकर अपने घर चले जाते हैं, कुछ समय वहां पे बिताते हैं, लेकिन उनकी माँ ठीक ही रहती हैं, और वो वापस चंद्रपुर में आ जाते हैं काम के सिलसिले में। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है, 1-2 दिन में के बाद उनकी माँ की जो डेथ हो जाती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं फाइनल डेथ राइट देने का भी मौका नहीं मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद उनके फादर की हालत बिगड़ जाती है, अब वो फादर की सेहत देखने के लिए जाते हैं, कुछ दिन वहां पे रहते हैं, लेकिन फादर ठीक ही रहते हैं, फिर वो वापस चंद्रपुर में आ जाते हैं, लेकिन उसके अगले दिन ही फादर की डेथ भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लास्ट राइट्स जो थे वो अपने फादर को देने से वंचित रहे थे, और इसका उन्हें कहीं ना कहीं अपनी पूरी लाइफ में उन्हें इस चीज का दुख रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को लास्ट राइट्स भी प्रोवाइड नहीं कर पा पाए थे। इसी बीच आर कमल नाम के एक व्यक्ति ने दलित लोगों के लिए एक मैगजीन शुरू की, निमायक भीम नाम के, जो कि कानपुर से शुरू होती थी। इसके बीच में जो है काफी ज्यादा जो दलित लिटरेचर से जुड़े ऐसे वगैरह छापे जाते थे। हमारे राइटर ने भी इसमें काफी ज्यादा ऐसे वगैरह छापे। आर कमल को उन्होंने इनवाइट किया चंद्रपुर के लिए। जब वो चंद्रपुर आए तो उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र में भी जो जो अनटचेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा अवेलेबल है जितनी की उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ साथ हमें पता चलता है कि जो हमारे राइटर थे वो भी काफी इन्वॉल्व थे दलित लिटरेचर में इस टाइम पे, और उस टाइम पे एक मूवमेंट चली थी जिसमें कि पता चला था कि जो अपर क्लास लोग थे वो अंबेडकर को, जैसे कि मैंने बताया, ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, अमरावती में एक स्कूल में एक टीचर जो है अंबेडकर के नाम के ऊपर जो चैप्टर होता है उसे फाड़ने के लिए बोलता है और वो फेंक देने के लिए बोल देता है, ठीक है। और ये जब पब्लिक नॉलेज में आता है तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने लगते पड़ते हैं, ठीक है। हमारे राइटर भी एक पोएम लिखते हैं इसके ऊपर, बिदरुत चेहरा, जो काफी ज्यादा न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन में पब्लिश होती है और बहुत ज्यादा हिट होती है, ठीक है। इसी बीच जो हमारे राइटर हैं वो लगातार किसी न किसी पोइट्री रीडिंग में, किसी न किसी आर्ट एग्जीबिशन में, किसी न किसी स्मॉल फंक्शन में, स्मॉल बिग फंक्शंस में जाते रहते थे, क्योंकि नाउ ही वाज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ दलित पोइट, ठीक है। तो वो अक्सर ऐसे ऐसी एग्जीबिशन पे जाते रहते थे। इसी बीच हमारे राइटर जो है कुरैशी से मिलते हैं। कुरैशी जो है वो सब इंस्पेक्टर थे वहां पे चंद्रपुर में, और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी वो भी उन्हीं के अंडर आती थी, और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वहां पे जो है न्यू कमांडमेंट की जो है ट्रांसफर हो जाती है चंद्रपुर में। अब जो कुरैशी हैं वो उसको मिलाना चाहते थे, राइटर को उसके साथ मिलाना चाहते थे, कमांडमेंट के साथ, लेकिन राइटर उनसे मिलना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं बात कास्ट पे आ जाएगी, फिर वो उन्हें जलील करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कुरैशी एडमेंट थे कि वो कमांडमेंट से उसको मिलाना ही मिलाना है, ठीक है। एक दिन वो उनके घर चले जाते हैं, उनका अच्छा वार्म वेलकम किया जाता है, उनको चाय वगैरह सर्व की जाती है, लेकिन फिर बात जो है कास्ट की आती है। जब कास्ट के बारे में पूछा जाता है तो राइटर बता देते हैं कि उनकी कास्ट जो है वो चूड़ा कास्ट है वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अनईजी फील करते हैं कमांडेंट, और इसीलिए वो दोनों जो वहां से चले जाते हैं। वो तो कुरैशी को भी बोलते हैं कि तुम्हें छोटी कास्ट वालों के साथ मिलजुलना नहीं चाहिए, लेकिन कुरैशी उनकी बात को
बिल्कुल भी नहीं गौर करते हैं, और वो और हमारे जो राइटर हैं वो बाद में अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। एक दिन रात को 10 बजे कुरैशी आते हैं राइटर के घर और उन्हें बोलते हैं कि आप मेरे साथ नाइट पेट्रोलिंग पे चलो। ठीक है, उनके साथ मिस्टर वर्मा भी होते हैं जो कि इंस्पेक्टर थे, एंड देन उनके साथ 4 से 5 कांस्टेबल्स भी होते हैं। ठीक है, और वो साथ में घूमने चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें सुपरिटेंडेंट मिलते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि तुम इसको कहाँ लेके जा रहे हो, तो बोलते हैं इसको हम पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिविलियन ड्रेस में था उनके साथ, वो बोलते हैं कि ये बंदा कौन है भाई तुम्हारे साथ जो पेट्रोलिंग में चल रहा है, तो वो बोलते हैं इसको वो पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब राइटर घबरा जाता है कि ऐसा क्यों बोला भी तुमने, तो वो बोलता है वो अगर मैं तुम्हें दोस्त बताता तो बहुत ज्यादा सवाल जवाब होते, तो इससे अच्छा है कि सीधा बोल के छूट जाओ, है ना। अब वो रास्ते में गाड़ी रोक लेते हैं 12:30 बजे के करीब। जो भी ट्रक्स वगैरह आ रहे थे, कार्स वगैरह आ रहे थे, उनको अब रोक रहे थे, उनसे चलान कर रहे थे, उनके है ना जाली चलान कर रहे थे, उनसे पैसे हथियार रहे थे रात को रोक रोक के। तो इस तरीके से ये राइटर को बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसे लगता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, बाद में वो एक फंक्शन के वहां पे जाते हैं और वहां पे वो उनको एक बच्चा मिलता है, छोटा बच्चा मिलता है। वो बच्चे को रोकते हैं, वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हो, बैग लेके कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो कुरैशी है वो उसको 4-5 चपेटे भी लगा देता है। वो बोलता है चलो गाड़ी में बैठो। फिर वो बताता है कि वो एक होटल में काम कर रहा था और वहां पे 4-5 महीने से उसको सैलरी नहीं दी जा रही थी, इसलिए वो छोड़ के वहां से भाग आया है। ठीक है, अब वो वहां पे उस होटल पे जाते हैं और होटल वाला बोलता है, होटल मैनेजर बोलता है कि हाँ ये हमारे पास काम कर रहा था और हमने इसे 4-5 महीने से सैलरी भी नहीं दी रही है। ठीक है, तो वो उसको सैलरी दिलवाते हैं, उसको कुरैशी वहां पे कि चलो इसको सैलरी दो तुम। ठीक है, और वो उसको बाद में छोड़ देते हैं। अब वो राइटर उसको बोलते हैं कि चलो तुमने कोई तो अच्छा काम किया। ठीक है, और उसके बाद वो उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, उसको सामने पेश करते हैं और बोलते हैं कि ये राइटर को, और बोलते हैं कि ये जो है बंदा ही इज इनोसेंट, और उसे छोड़ दिया जाता है, इसलिए वो उसको घर छोड़ देते हैं। एंड देन उसका जो कुरैशी के साथ सीन था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अंत में राइटर बोलते हैं कि उन्हें अपने नाम की वजह से जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलें सहनी पड़ी हैं, क्योंकि उनका नाम जो था कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिटी को दर्शाता था। इसी वजह से उनको जो है लोग बुलाते नहीं थे अपनी शादियों में, अक्सर शादियों में नहीं बुलाते थे, क्योंकि उनके नाम से पता चल जाता था कि ये किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो वो नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि ये इस कम्युनिटी का है, इसलिए उससे ज्यादा बुलाया नहीं जाता है। इसके अलावा उसकी वाइफ ने भी उनका नाम जो है अडॉप्ट नहीं किया था। उसकी वाइफ ने भी अपना खैरवाल जो उसके पेरेंट्स का नाम था उसी के साथ वो यूज करती आई थी फैमिली शादी के बाद भी, क्योंकि उसके कम्युनिटी से उसका पता चल जाता था। तो वो उसे बोलती है कि तुम अपना नाम चेंज कर लो, अपना गोत्र नाम रख लो जैसे हमने रखा हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरा नाम मेरी आइडेंटिटी है और मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो नाम है उसकी वजह से कभी बहुत ज्यादा मुश्किलें सहनी पड़ी थी हमारे राइटर को। ठीक है, और इसके साथ साथ तो उनकी शादी में भी उनका जो सरनेम था वो नहीं छपवाया गया था उसकी शादी के कार्डों में भी। ठीक है, नॉर्मल जो घर में शादियां होती हैं तो तभी उनके जो सरनेम है वो नहीं छपवाते थे, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि उससे उनकी कम्युनिटी के बारे में उन्हें पता चल जाता था लोगों को कि ये इस कम्युनिटी के पर्टिकुलर कम्युनिटी के बंदे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वाल्मीकि को भी नहीं पसंद था। वाल्मीकि ने भी नॉवल में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जब वाल्मीकि ने भी अपने नाम को वाल्मीकि को यूज नहीं किया है, लेकिन वो कुछ और कॉन्टेक्स्ट में था। जैसे कि हमें पता चलता है कि जो बॉम्बे में मिस्टर कुलकर्णी की जो फैमिली है, जो सविता है उनकी डॉटर थी, वो उसे इसीलिए पसंद करने लगी थी क्योंकि उसे लगता था कि वाल्मीकि जो है वो गोत्र है ब्राह्मणों का, और वो उसे ब्राह्मण समझती थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्हें भी ह्यूमिलेशन का फैसला जो है फेस जो है करना पड़ा था। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि उनको नाम की वजह से भी उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलें सहनी पड़ी थी। राइटर कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये दया नहीं पैदा करना चाहते थे कि हमारी दलित कम्युनिटी किस दौर से गुजरी है, उसको कहीं ना कहीं देख के हमें कंपैशन हो, हमें दया आए उनपे, हमें दयालुता आए उनपे। वो चाहते थे कि उनका जो मेन मुद्दा था वो आइडेंटिटी को लेकर था। वो कहते थे कि व्हाई इज माई कास्ट माई ओनली आइडेंटिटी। उनका कहना था कि कोई अगर कोशिश करे तो गरीबी तो दूर कर सकता है, लेकिन चाहते हुए भी वो जो है कास्ट को दूर नहीं कर सकता है। तो आप जैसे ही पैदा होते हो कास्ट नाम का थप्पा आपके ऊपर लगा दिया जाता है और पूरी उम्र तक वो आपको झेलना पड़ता है। और वो बोलते हैं कि जो हिंदू कास्ट के जो अपर क्लास के लोग हैं वो कैसे हैं, मतलब वो कैसे पैदा हुए हैं, वो तो पैदा ही हुए हैं ना, जन्म से अधिकारी है ना उनको, कि बस वो अपर क्लास में पैदा हुए। अगर वो छोटी कास्ट में पैदा होते तो उनके लिए चीजें भी बड़ी डिफिकल्ट होनी थी। उन्हें दुख होता है कि 1949 में हालांकि जो कास्ट वाली चीजें हैं, जो अनटचेबिलिटी है, उसको बैन कर दिया गया था, लेकिन आजादी के बाद भी लोगों को ये चीजें फेस करनी पड़ रही है और आजादी के कई सालों तक जो है वो फेस करनी पड़ी है दलित कम्युनिटी को। और ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, हालांकि हम काफी मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम आज भी कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं राइटर को ये बड़ा दुख होता था ये जान के कि भारत आजाद तो हो गया है, लेकिन दलितों के लिए भारत अभी भी आजाद नहीं है।
उन्हें तो वही चीजें सहनी पड़ रही हैं जो कि उन्हें पहले सहना पड़ रहा था। और वो बोलते हैं कि मेरा कोई मुद्दा इस बुक को लिखने से आपको दलितों के प्रति दया जगाना नहीं था, बल्कि आपको रियलिटी से रूबरू करवाना था। जिन्हें लगता है कि भारत बहुत चेंज हो चुका है, भारत बहुत बदल गया है, भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, वो एक बार जूठन किताब को पढ़ लें ताकि उन्हें रियलिटी का पता चले कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आज भी भारत उन्हीं पुरानी कास्ट सिस्टम में, उन्हीं पुरानी रीति रिवाजों में, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि भारत बहुत डेवलप्ड कंट्री बन चुका है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो फिर आप बहुत गलत हैं। आप एक बार अगर जूठन पढ़ लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सच्चाई से आप अवगत हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो प्रेजेंट लेक्चर है जो जूठन के ऊपर था वो फाइनली यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। नए वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।